क्रिमिनल माइंड्स को पहचानना उतना भी आसान नहीं है जितना हम सब सोचते हैं। ये दिमाग बिल्कुल साधारण रूप से हम ही लोगों में है, या फिर ये कहिए कि हर छोटा या बड़ा क्रिमिनल हमारे अंदर भी पलता है। लेकिन कुछ लोग उसे शांत करना जानते हैं, कुछ लोग उसे संभालना जानते हैं, और कुछ लोग ना चाहते हुए भी बार बार उसका शिकार होना जानते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी के साथ मैं श्रेयस गौतम स्वागत करता हूं आपका मेरे इस अनोखे शो द मिस्ट्रीज आर स्टिल अनसॉल्व्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं स्किज़ो एंड संजना के साथ। मैं होटल विश्वकर्मा के टेबल नंबर 4 पर बैठा था। संजना का इंतजार भी कर रहा था। पलकों से आंसू बहे जा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और कांपती आवाज में मैंने 2 स्कॉच ऑर्डर किए। संजना के सामने मुझे ऐसी रोनी सूरत लेकर नहीं जाना था। मैं वॉशरूम में गया और चेहरे पर पानी मारने लगा। मैंने खाकी रंग की ढीली शर्ट और पैंट पहनी थी। पाँवों में बाथरूम वाली स्लीपर थी। मैं वॉशरूम से बाहर आया तो संजना ऑलरेडी टेबल पर बैठी थी। हम अक्सर इसी होटल में आते हैं। मैं उसके सामने बैठा तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया, रो पड़ा। संजना एक स्कॉच ले ही चुकी थी। बड़ी धीमी आवाज में उसने कहा, सुरेश, खुद पे काबू रखो, ऐसे टूट जाओगे तो कैसे सामना करोगे इन चुनौतियों का। मैं रोते हुए बोला, अब नहीं सहा जाता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश कि वो 2 घंटे मेरी जिंदगी से निकल जाएं। संजना ने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखते हुए कहा, सुरेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने खुद को संभाला और संजना को भरी आंखों से देखा। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। बाल खुले थे, आंखों में काजल, पिंक लिपस्टिक और जहां तक एक पंजाबी ड्रेस था। उसने 2 बियर ऑर्डर किए और पूछा, रिया कहाँ है? कैलाश सोसाइटी सेविंग की पार्किंग में। और तरुण? उसने टेबल पर रखा दूसरा स्कॉच पीते हुए पूछा। मैंने जवाब दिया, उसी बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे। तुम चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे? मैंने बेबस आवाज में कहा। उसने मेरे हाथों को थामा और कहा, रिया से तो मैं ही निपट लूंगी। सॉरी, मेरा मतलब था कि मैं उसे समझा दूंगी। तरुण को तुम संभाल लेना, रिया को मैं 12th फ्लोर पे ले आऊंगी और आगे का काम करते हैं। फिर आगे का काम करते हैं मतलब? मैं समझा नहीं संजना क्या कहना चाहती थी। उसने कहा, मेरे आने से पहले तुम तरुण को बेडरूम में लॉक कर देना, और जैसे ही हम आए रिया को मनाने के लिए उसकी फेवरेट कोई डिश टेबल पर रख देना। बाकी तुम खुद समझदार हो, जो पहले किया वही अभी भी करना है। मैं रिया के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज समझो इसे, प्लीज। तो क्या मुझसे प्यार नहीं करते? उसने थोड़ी चिड़चिड़ाहट में कहा, तुम्हारे साथ तो कितने साल बिता दिए मैंने, तो बस ये मिमियाना बंद करो और काम पे लगो। संजना, तुम मुझे कॉलेज से जानती हो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो उस दिन कैसे किया? क्या कैसे किया? मैं चिल्ला पड़ा। एकदम से सभी हमारी टेबल की ओर देखने लगे। रवि की जान लेना तुम्हारे लिए आसान था और रिया की क्यों नहीं? संजना, रिया मेरी पत्नी है, तो मैं भी रवि से प्यार करती थी। जान लुटाता था वो मुझ पे, उसकी क्या गलती थी सुरेश? मैं सन्ना सा गया। ये सब सुनने के बाद थोड़ी देर कुछ समझ ही ना आया। रवि रिया का छोटा भाई था। उस दिन मैं थका हारा घर पहुंचा। संजना रवि के साथ बैठी थी और मैंने थोड़ी पी भी रखी थी। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। वो डरी आवाज में बोला, भैया आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। भैया आप मेरी बात तो सुनिए। घर से निकलने से पहले ही सुबह सुबह तरुण के करियर को लेके रिया और मेरे बीच एक घमासान युद्ध हुआ था। वो चिड़चिड़ मेरे अंदर भरी पड़ी थी। संजना से मैं कॉलेज के टाइम से प्यार करता हूं।
जब मम्मी पापा को ये बात पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी रिया से करवा दी। मैं और संजना फिर भी एक साथ थे, मिलते रहते थे। आज जब रवि को उसके साथ बैठे देखा तो मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर सका। मैंने चावल से भरा टेबल पर रखा कुकर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। संजना जोर से चीखी और मैं होश में आया। रवि के सर से खून बहा जा रहा था। संजना रवि को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो रोए जा रही थी क्योंकि रवि मर चुका था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। रवि मुझ पर बहुत भरोसा करता था और मैंने आज उसी की जान ले ली। मुझे तभी रिया का फोन आया। सुनो, मैं बिल्डिंग के नीचे हूं, सब्जी वाला आया है, क्या लाऊं? मेरे हाथ कांप रहे थे। रिया के इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैंने फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम ले आओ ना अपने हिसाब से, मैंने धीमी आवाज में कहा। अच्छा सुनो, मैं फोन रखने ही वाला था कि उसने कहा, सुबह के लिए सॉरी। बस इतना सुनना ही था कि मैं अंदर से टूट गया। पछतावा मुझे खाए जा रहा था। मैंने रवि को उठाया और 12th फ्लोर की गैलरी से नीचे फेंक दिया। संजना से कहा, सुनो, फ्लोर साफ करके यहां से कहीं दूर भाग जाना तुम। मैं तुरंत भागते हुए नीचे रिया के पास गया। मैं खुद पर यह इल्जाम आने नहीं दे सकता था। कुछ दिनों बाद ये बोझ मुझे खाए जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। सोचा रिया से सब कुछ बता देता हूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। इन्हीं सोच में था कि तभी मुझे संजना का फोन आया। रिया हॉल में बैठी बहुत रो रही थी। मैं फोन लेकर गैलरी में चला गया। संजना से एक 5 से 10 मिनट तक मैंने बात की। फोन कट हुआ और मैं पीछे मुड़ा तो रिया ने सब कुछ सुन लिया था। वो पागलपंती करने लगी। वो समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था कि गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तरुण ने सब कुछ सुन लिया। तरुण 14 साल का मेरा बेटा है। उसे देखकर आंखों में गर्व होता था, लेकिन उस दिन उसने पूरा हंगामा ही खड़ा कर दिया। वो पुलिस को फोन करने लगा। बहुत समझाया लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था कि मैंने उसका सिर दीवार पर दे मारा। रिया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मुझे डर लग रहा था कि अगर यहाँ लोग इकट्ठा हो गए तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। मेरे पास ड्रग्स का एक इंजेक्शन पड़ा था। वो मैंने उठाया और रिया की गर्दन पे दे मारा। वो बेहोश सी होने लगी। रात के 2:30 बजे थे। मैंने रिया को अंडर कंस्ट्रक्शन वाली लिफ्ट में डाला और तरुण को घर पे ही बंद कर दिया। लिफ्ट में एक अलग ताला लगाया और संजना को कॉल किया कि अभी इसी वक्त होटल विश्वकर्मा में मुझसे मिले। वो नींद में थी और मैं रोए जा रहा था। वो आखिरकार मिलने के लिए मान गई। टेबल पर बियर आई। संजना ने मुझे एक गिलास दिया और कहा, सुरेश डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगी। संजना ने बिल पे किया और हम दोनों एक साथ होटल के बाहर आए। दादर तक एक साथ चलते हैं, वहां से तुम चली जाना, मैंने उसका एक हाथ पकड़ते हुए कहा। रास्ते में अंधेरा तो नहीं था, स्ट्रीट लाइट्स थी। हम दोनों बात करने में इतने गुम हो गए कि पता ही नहीं चला कि सामने 4 पुलिस वाले कब आकर खड़े हो गए। उन्होंने सख्ती से कहा, क्यों भाई, कहां जा रहे हो? मालूम नहीं घर से बाहर निकलना मना है? उसने अपनी हाथ अपने कमर में रखते हुए कहा, मैं तो वैसे ही कांपे जा रहा था। नहीं साहब, वो होटल में गया था, मैंने इशारा करते हुए कहा। उसने मेरी तरफ घूर के देखा और कहा, कौन सी होटल? सब कुछ तो बंद है और इतनी रात को कौन सी होटल मिल गई तुझको? सर वो होटल विश्वकर्मा। वो मुझे सूंघने लगा कि मैंने कहीं शराब तो नहीं पी है। पी रखी है क्या? पागल है तू? उस होटल को बंद हुए आज 1.5 साल हो गए। अरे गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन किया है, अभी फाइन देना पड़ेगा तुझे। वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब साथ में लड़की है, पैसा भी नहीं है मेरे पास, प्लीज साहब छोड़ दो ना, अगली बार से नहीं करूंगा। कौन सी लड़की रे? हाँ किधर है? उसका ये कहना ही था कि मैं संजना की ओर मुड़ा तो संजना कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं यहां वहां भागने लगा, संजना को जोर जोर से पुकारने लगा। पुलिस वाले मुझको काबू में लाने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे।
मैं एक बैरियर से बहुत जोर से टकराया। मैंने आंखें खोली तो मैं बैरियर से नहीं, अपनी गैलरी के ग्रिल से टकराया था। पीछे से रिया भागते हुए आई मुझे संभालने के लिए। तरुण और रवि टीवी देख रहे थे। रिया ने तरुण से मेरी दवाई लाने के लिए कहा। मैंने सभी को गले लगाया, तरुण को चूमने लगा, रवि को गले लगाया। तभी एक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, सुरेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। ये मेरी जिंदगी की सबसे पहली कहानी थी। सभी किरदार जो इस कहानी में छोटी सी एंट्री और एग्जिट लेकर चले गए, वो सभी आपसे बहुत ही जल्द मिलने आ रहे हैं स्केजो एंड संजना पार्ट 2 में। तो कहानियों का मजा लेते रहिए और मिलते हैं अगले अध्याय में।